हमें विकस से मिलवाया जाता है, जो मनु में काम करता है, जो एलियन मामलों का एक विभाग है। उससे उसकी नौकरी के बारे में इंटरव्यू लिया जा रहा है और यह फिल्म इंटरव्यूज की एक वृत्तचित्र शैली की श्रृंखला है। वर्ष 1982 में एक एलियन जहाज जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आता है। यह बिना किसी संपर्क के 3 महीने तक शहर के ऊपर मंडराता रहा। अंततः मनुष्य पहल करते हैं और जहाज में घुस जाते हैं। अंदर वे एलियंस के एक बड़े समूह को पाते हैं जो कुपोषित और बीमार हैं। एलियंस को प्रॉन्स कहा जाता है, जो 1 मिलियन से अधिक संख्या में थे और उन्हें एक शिविर में पृथ्वी पर स्थानांतरित कर दिया गया था। जिस झुग्गी क्षेत्र में उन्होंने रहना शुरू किया था, उसे सैन्यीकृत कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट 9 कहा गया। 20 साल बीत चुके हैं और एलियंस अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सकते और मनुष्यों से अलग नहीं रह सकते। एक वीडियो में जहाज का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाया गया है, लेकिन कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया है, जिससे जहाज अभी भी मंडरा रहा है और निष्क्रिय है। प्रॉन्स के पास कई हथियार पाए गए और शहर के लोगों ने दंगे किए और सरकार से उन्हें हटाने की मांग की। प्रॉन्स अपने हाथ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं और अब उन्हें एक नए स्थान पर ले जाया जा रहा है। एमएनयू मुख्यालय में विकस ने हमें बताया कि वे 1.8 मिलियन एलियंस को एक नए शिविर, डिस्ट्रिक्ट 10 में ले जा रहे हैं, जो जोहान्सबर्ग से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। बैठक में विकस के ससुर स्मिथ ने उसे प्रॉन्स से बेदखली नोटिस पर हस्ताक्षर करवाने के कार्य का मुखिया बना दिया। विकस ने हमें ट्रेन से मिलवाया, जो एक नया कर्मचारी है और उसके साथ जिला 9 जाएगा। उनके साथ सुरक्षा बल भी है, जिसका नेतृत्व कूबस कर रहा है। विकस और उसकी टीम कई वाहनों में जिला 9 पहुंचती है। विकस एक घर में जाता है और वहां मौजूद प्रॉन्स से नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन वह हस्ताक्षर नहीं करता और उसे फेंक देता है। विकस इसे हस्ताक्षरित मानता है और एक नए घर में जाता है और कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत के तौर पर बिल्ली का खाना देता है। हमें बताया गया कि प्रॉन्स को बिल्ली का खाना बहुत पसंद है और नाइजीरियाई लोगों का एक समूह, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से मुंबो करता है, एक काला बाजार चलाता है। वे प्रॉन्स को हथियार और पैसे के बदले बिल्ली का खाना बेचते हैं। अगले घर में विकस को प्रॉन्स का घोंसला मिलता है और वे उसे जलाकर अंडे नष्ट कर देते हैं। विकस को एक घर में हथियार मिलते हैं और हमें बताया जाता है कि एमएनयू का मुख्य उद्देश्य प्रॉन्स के हथियार इकट्ठा करना है। एमएनयू दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्माता, लेकिन प्रॉन्स हथियारों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि केवल प्रॉन्स ही उनका उपयोग कर सकते हैं। अगले भाग में हम क्रिस नामक एक प्रॉन्स को देखते हैं, जो कबाड़ खाने में कुछ खोज रहा है जब उसका बेटा उसे कुछ देता है। क्रिस एक प्रयोगशाला में जाता है और एक उपकरण से एक रहस्यमय लिक्विड निकालता है और कहता है कि उसकी योजना 20 साल बाद पूरी हुई है। वे एमएनयू को आते हुए सुनते हैं और क्रिस लिक्विड को एक कंटेनर में संग्रहित करता है और प्रॉन्स को इसे छिपाने और एमएनयू से बात करने के लिए कहता है। विकस घर आता है और पाता है कि प्रॉन्स सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वह हथियारों की जांच करने का फैसला करता है। विकस गुप्त प्रयोगशाला पाता है और अपनी खोज शुरू करता है और छिपा हुआ कंटेनर पाता है। कंटेनर को देखते समय वह गलती से अपने चेहरे पर कुछ काला लिक्विड छोड़ देता है। वह सबूत के तौर पर कंटेनर को इकट्ठा करता है और दूसरे कमरे में कई हथियार भी पाता है। विकस प्रॉन्स से इसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक बंदूक बाहर लाता है, जो डर जाता है और विकस पर हमला करता है। वह विकस को फेंक देता है और सेना आती है और प्रॉन्स को मार देती है। विकस ने अपना हाथ बुरी तरह से घायल कर लिया है और उसका कुछ इलाज करवाया है। क्रिस वापस आता है, अपने घर जाता है और अपने बेटे को बाहर जाकर खेलने के लिए कहता है। विकस वहां आता है और क्रिस से निष्कासन नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस ऐसा करने से मना कर देता है। विकस को एहसास होता है कि क्रिस होशियार है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसके बेटे को ले जाएगा। अचानक विकस की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है और वे वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। विकस को भूख लगती है और वह एक जगह खाने का फैसला करता है, लेकिन देखता है कि उसकी नाक से काला लिक्विड पदार्थ निकल रहा है। कार्यालय वापस आने के बाद विकस को अभी भी चक्कर आ रहा है और वह देखता है कि उसके नाखून भी उखड़ रहे हैं।
रात में क्रिस और उसका बेटा कंटेनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। हमें बताया जाता है कि नाइजीरियाई गिरोह प्रॉन्स को मारकर खा जाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें हथियार इस्तेमाल करने की शक्ति मिल जाएगी। विकस घर आता है और पाता है कि उसकी प्रमोशन के लिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया गया है। स्मिथ विकस को अपना काम ठीक से करने के लिए कहता है क्योंकि आज कई प्रॉन्स मारे गए थे। केक काटते समय विकस अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहा था और उसने केक पर काला लिक्विड पदार्थ उल्टी कर दिया और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर को पता चलता है कि उसका बायां हाथ प्रॉन्स के हाथ में बदल गया है। विकस यह देखकर चौंक जाता है और डॉक्टर सेना को बुलाता है कि वह विकस को ले जाए। सेना ने विकस को जबरदस्ती एक बैग में डाल दिया और उसकी पत्नी तानिया से कहा कि वह शांत रहे और उसे ले जाए। विकस को एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर कुछ परीक्षण करते हैं और उसकी जैकेट में कंटेनर पाते हैं। विकस को फिर एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां प्रॉन्स पर प्रयोग किए जाते हैं और वह यह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टरों को पता चलता है कि उसके डीएनए को इस हद तक बदल दिया गया है कि वह अपने एलियन हाथ और इंसानी हाथ दोनों से एलियन के हथियारों को संचालित कर सकता है। वे विकस को टॉर्चर करते हैं और विभिन्न हथियारों का परीक्षण करते हैं और यहाँ तक कि उससे एक प्रॉन्स भी मार देते हैं। डॉक्टरों को पता चलता है कि विकस धीरे धीरे प्रॉन्स में बदल रहा है और उन्हें उसके शरीर को काटने की जरूरत है। स्मिथ इस प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उन्हें अन्य मनुष्यों में उसकी नकल करने की जरूरत है ताकि वे हथियारों का उपयोग कर सकें। विकस स्मिथ से उसे जाने देने की विनती करता है लेकिन वह मना कर देता है और यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी झूठ बोलता है कि इन्फेक्शन फैल गया है। जब डॉक्टर विकस को मारने वाले होते हैं तो वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और चाकू का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। विकस अपने घर जाता है लेकिन पाता है कि सेना पहले से ही वहां मौजूद है और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है। वह कुछ खाने के लिए एक रेस्तरां में जाता है लेकिन पाता है कि झूठी खबर दिखाई जा रही है कि उसने प्रॉन्स के साथ सेक्स किया है। खबर कहती है कि उसे एक बीमारी हो गई है जो फैल सकती है और कहा जाता है कि विकस बहुत खतरनाक है। विकस अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है लेकिन यह देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। विकस डिस्ट्रिक्ट 9 में छिपने का फैसला करता है और रात एक खाली घर में बिताता है। सुबह विकस बिल्ली का खाना खरीदने जाता है और उसे खाते समय पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। तानिया विकस को फोन करती है और उसे बताती है कि वह उसे छोड़कर जा रही है और विकस उसके साथ रहने के लिए अपना हाथ काटने का फैसला करता है। विकस देखता है कि सेना ने उसे ढूंढ लिया है और वह एक घर में छिपने चला जाता है। वह वहां क्रिस और उसके बेटे को पाता है और कंप्यूटर पर कुछ डेटा भेजा जाता हुआ देखता है और बेहोश हो जाता है। क्रिस उसका हाथ देखता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे एक भूमिगत आश्रय में ले जाता है। जब विकस जागता है तो क्रिस उससे कंटेनर के बारे में पूछता है जो उसे बताता है कि यह प्रयोगशाला में है। विकस यह देखकर चौंक जाता है कि जहाज का छिपा हुआ हिस्सा तहखाने में था और वे यहां से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस विकस से कहता है कि वह अपना हाथ ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास मदरशिप पर चिकित्सा उपकरण हैं। क्रिस कहता है कि उन्हें जहाज को शुरू करने और मदरशिप तक उड़ान भरने के लिए काले लिक्विड की आवश्यकता है। विकस उससे नया लिक्विड बनाने के लिए कहता है लेकिन क्रिस कहता है कि वे नया लिक्विड नहीं बना सकते क्योंकि पहले वाले को बनाने में 20 साल लगे थे। क्रिस कहता है कि उन्हें लिक्विड पाने के लिए प्रयोगशाला जाना होगा क्योंकि विकस के पास ज्यादा समय नहीं है। रात में विकस देखता है कि उसका शरीर भी प्रॉन्स में बदल रहा है और तानिस को फोन करके बताता है कि उसने खुद को ठीक करने का तरीका खोज लिया है। सुबह विकस क्रिस को बताता है कि उसने उसकी मदद करने का फैसला किया है और उसे हथियार खरीदने का तरीका पता है। विकस नाइजीरियाई लोगों के पास जाता है और उनसे हथियार बेचने के लिए कहता है लेकिन वे उसे अपने नेता मुंबो के पास ले जाते हैं। मुंबो उसका हाथ देखता है और उसे कहता है कि हाथ काटकर उसे दे दो। विकस भागने की कोशिश करता है और एक एलियन बंदूक पाता है और उसे मारने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वहां से भाग जाता है।
मुंबो कहता है कि वह किसी भी तरह अपना हाथ पा लेगा और उसे खाकर उसकी शक्तियां हासिल कर लेगा। विकस और क्रिस एमएनयू कार्यालय पर हमला करते हैं और कंटेनर को खोजने के लिए अंदर जाते हैं और प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। उन्हें कंटेनर मिल जाता है, लेकिन प्रॉन्स पर किए जा रहे प्रयोगों को देखकर क्रिस चौंक जाता है। कुबूस और उसकी टीम उन पर हमला करती है और क्रिस वहां से भागने के लिए बम बनाता है। वे डिस्ट्रिक्ट 9 तक पहुंचने के लिए एक कार का उपयोग करते हैं और भूमिगत तहखाने वाले घर में जाते हैं। क्रिस विकस को बताता है कि उसके हाथ को ठीक होने में 3 साल लगेंगे और उसे इस अवसर का उपयोग अपने लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। विकस यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और क्रिस को मारता है और तहखाने में चला जाता है। विकस छोटे प्रॉन्स से कहता है कि उन्हें यहां से बाहर निकलने की जरूरत है और कूबस वहां विकस की तलाश में आता है। विकस अपने हाथ का उपयोग करके जहाज को सक्रिय करता है और उसे जमीन से उड़ा देता है। कूबस जहाज पर हमला करने का आदेश देता है, जो उसे नष्ट कर देता है और उसे क्रैश कर देता है। क्रिस को पकड़ लिया जाता है और कूबस जहाज पर जाता है और विकस को भी पकड़ लेता है। नाइजीरियाई लोग सैन्य वाहन पर हमला करते हैं और विकस का अपहरण करके उसे मुंबो के पास ले आते हैं। एमएनयू सैनिकों और मुंबो के गिरोह के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब विकस का हाथ काटा जाने वाला होता है, तो क्रिस्टोफर का बेटा रोबोट बैटल सूट सहित मदरशिप में कई सिस्टम को सक्रिय करता है। रोबोट बैटल सूट मुंबो और उसके आदमियों को मार देता है जब वे उस पर गोली चलाते हैं। मदरशिप सक्रिय हो जाती है और चलने लगती है और सभी प्रॉन्स बाहर आते हैं और यह देखते हैं। विकस देखता है कि कूबस द्वारा क्रिस को टॉर्चर किया जा रहा है और रोबोट बैटल सूट में प्रवेश करता है। वह सैनिकों को मारने के लिए सूट का उपयोग करता है और क्रिस को बचाता है और उसे जहाज पर ले जाने का फैसला करता है। कूबस और उसकी टीम उन पर हमला करती है और विकस क्रिस की रक्षा करता है। उसका सूट क्षतिग्रस्त होने के बाद विकस क्रिस से कहता है कि वह उसके बिना जाए और अपने बेटे को जहाज पर ले जाए। क्रिस विकस से वादा करता है कि वह उसके शरीर की मरम्मत के लिए 3 साल में वापस आएगा। विकस सैनिकों से लड़ता है और क्रिस अपने घर लौटता है और एक ट्रैक्टर बीम को सक्रिय करता है। बीम छोटे जहाज को मदरशिप की ओर खींचना शुरू कर देता है। कूबस जहाज की ओर एक रॉकेट दागता है, लेकिन विकस हमले को रोकता है और उसे बचाता है। कूबस सूट को नष्ट कर देता है और विकस वहां से रेंगने की कोशिश करता है। जब कूबस विकस को मारने वाला होता है तो अन्य प्रॉन्स वहां आते हैं और कूबस को मार देते हैं। क्रिस मदरशिप को सक्रिय करता है और पृथ्वी छोड़ देता है और सभी मनुष्य उसके लिए जयकार करते हैं। विकस क्रिस को जाते हुए देखकर खुश है और लोगों का मानना है कि विकस मर चुका है या उसे एमएनयू ने पकड़ लिया है। विकस के सहकर्मी ट्रेंट ने एमएनयू के डेटाबेस को हैक कर लिया और सार्वजनिक रूप से उनके अवैध आनुवंशिक प्रयोगों को उजागर कर दिया। हमें बताया गया कि प्रॉन्स को सफलतापूर्वक डिस्ट्रिक्ट 10 में ले जाया गया है, जिसकी आबादी अब 2.5 मिलियन है और बढ़ रही है। विकस की पत्नी तानिया ने कहा कि उसने पाया कि उसके दरवाजे पर एक छोटा धातु का गुलाब छोड़ा गया था और उसका मानना है कि विकस ने उसे यह गुलाब छोड़ा था। अंत में हम एक कबाड़ खाने में एक प्रॉन्स को देखते हैं जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और वह स्क्रैप मेटल से गुलाब बना रहा है। हमें लगता है कि यह विकस है जो अब पूरी तरह से प्रॉन्स में बदल गया है। फिल्म की शुरुआत में हम अबीगैल नाम की एक छोटी लड़की को बैले डांस करते हुए देखते हैं। अपराधी लोगों का एक समूह किसी चीज की तैयारी कर रहा है और एक घर के पास अपना ठिकाना बना रहा है। अबीगैल अपनी रिहर्सल के बाद अपनी कार में निकल जाती है और समूह उसका पीछा करता है। समूह अबीगैल के घर पहुंचता है और एक लड़की घर के सभी सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर देती है। वे अपने मुखौटे पहनकर घर में प्रवेश करते हैं और उसके बेडरूम में जाते हैं। समूह की एक लड़की सहज नहीं है कि वे एक बच्चे का अपहरण करने वाले हैं, लेकिन नेता कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे उसके बेडरूम में छिप जाते हैं और अबीगैल किसी से फोन पर बात करते हुए पहुंचती है। उसे लगता है कि कमरे में कोई है और अचानक अपहरणकर्ताओं द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। अबीगैल वापस लड़ती है और एक को घायल कर देती है,
लेकिन वे उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। वे सुनते हैं कि कोई आ रहा है और अबीगैल को एक बैग में डालकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि अलार्म सक्रिय हो गया है और वे वहां से भागने के लिए एक कार में बैठ जाते हैं। वे अपनी पहचान छिपाने के लिए अबीगैल की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और नेता अपने घाव का कुछ उपचार करवाता है। वे पहुंचते हैं एक घर में और अपने बॉस लैम्बर्ट से मिलते हैं, जो उन्हें अपने लिए एक कमरा खोजने और घर बसाने के लिए कहता है। लैम्बर्ट कहता है कि वे एक दूसरे को कॉल करने के लिए अपने असली नामों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि उन्हें 24 घंटे एबिगेल की देखभाल करने की आवश्यकता है। वह कहता है कि दूसरों की पहचान की रक्षा के लिए केवल एक लड़की को एबिगेल को देखने की अनुमति दी जाएगी और जल्द ही वे $50 मिलियन से अमीर हो जाएंगे। लैम्बर्ट सभी फोन एकत्र करता है और उन्हें दरवाजे बंद रखने और एबिगेल को अलग रखने के लिए कहता है। वह सभी लोगों का नाम फ्रैंक, डीन, सैमी, पीटर, जॉय और रिकल्स रखने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। वे सभी चर्चा करते हैं कि एबिगेल के पिता किस व्यवसाय में होंगे जो इतने बड़े पैसे दे रहे हैं। डीन अनुमान लगाता है कि अन्य लोग बाहर किस व्यवसायों में हो सकते हैं और जॉय उसे बताती है कि वह गलत है। फ्रैंक अपने पेशे का अनुमान लगाने के लिए $100 की शर्त लगाता है और जॉय उसके रुख, जूते और चलने की शैली के आधार पर उसे पुलिस वाला बताती है। जॉय सभी से पैसे लेती है और उनके व्यवसायों का अनुमान लगाना शुरू करती है। वह बताती है कि पीटर एक गुंडा है जो गिरोह के लिए काम करता है, सैमी एक अमीर परिवार से आती है और मनोरंजन के लिए हैकिंग करती है। वह कहती है कि रिकेल्स पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक पागल ड्राइवर है। फ्रैंक कहता है कि जॉय एक नशेड़ी है क्योंकि वह अपनी रिकवरी के लिए कैंडी खाती रहती है और जॉय डर जाती है और चली जाती है। जॉय एबिगेल को देखने जाती है, जो उससे आंखों पर पट्टी और हथकड़ी हटाने का अनुरोध करती है क्योंकि वे कसी हुई हैं। एबिगेल डर जाती है और रोने लगती है और जॉय उसका मुखौटा पहनती है और उसे मुक्त करती है। वह एबिगेल से वादा करती है कि वह उसकी रक्षा करेगी और उसे सुरक्षित रखेगी और उन्हें बस पैसे चाहिए। वह एबिगेल को अपना नाम बताती है और यह भी कि उसका एक छोटा लड़का है। अबीगैल कहती है कि उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं है और जो होने वाला है उसके लिए उसे खेद है। जॉय डर जाती है और फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है कि क्या वह अबीगैल के पिता के बारे में जानती है, जो खतरनाक लगता है। फ्रैंक कहता है कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं है और जॉय से उसका काम करने के लिए कहता है। बाद में फ्रैंक अबीगैल के कमरे में जाता है जहां वह उसका चेहरा देखती है और फ्रैंक उसे उसके पिता का नाम बताने की धमकी देता है। फ्रैंक नाम जानकर चौंक जाता है और वह वहां से जाने का फैसला करता है और सभी को बताता है कि वे उसका हिस्सा ले सकते हैं। हर कोई उससे पूछता है कि क्या हो रहा है और फ्रैंक कहता है कि अबीगैल का पिता क्रिस्टोफ लाजार है, जो एक शक्तिशाली अपराधी है। वे सभी तुरंत उसके घर से चले जाने और अबीगैल के पिता को उसका स्थान बताने का फैसला करते हैं। फ्रैंक कहता है कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि वह पहले ही उसका चेहरा देख चुकी है और पीटर कहता है कि उन्हें लड़की को मारना होगा। डीन कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है और फ्रैंक कहता है कि हिंसा की कोई जरूरत नहीं है और बस अपना काम करो। फ्रैंक कहता है कि जगह को सुरक्षित करो और लड़की को 22 घंटे तक सुरक्षित रखो ताकि अमीर बन सको। जॉय एक शोर सुनती है और लाइब्रेरी में जाकर शोर मचाने वाला दरवाजा ढूंढती है और उसे खोलती है। जॉय रिकल्स से मिलती है और वे केवल एक दूसरे पर भरोसा करने और दूसरों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डीन भोजन की तलाश में तहखाने में जाता है जहां उस पर किसी ने हमला किया है। सैमी कुछ शोर सुनती है और उसे देखने के लिए नीचे जाती है और डीन को एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाती है। जब वह उसे देखने जाती है तो वह पाती है कि उसका सिर कटा हुआ है और वह चिल्लाती है। हर कोई नीचे आता है और डीन को इस तरह देखकर डर जाता है और लगता है कि किसी जंगली जानवर ने यह किया है। जॉय कहती है कि यह काम वेल्डेज का हो सकता है, जो क्रिस्टोफ का मुख्य हिटमैन है, जो हिंसक हत्याओं के लिए प्रसिद्ध है। वे सभी कहते हैं कि उन्होंने कोई कहानी सुनी है वेल्डेज के बारे में और विश्वास है कि वह घर में है। जॉय कहती है कि शायद उनमें से कोई वेल्डेज हो सकता है
और वे अबीगैल की जांच करने का निर्णय लेते हैं। वे देखते हैं कि अबीगैल ठीक है, लेकिन रिकल्स जाने का निर्णय लेता है और मुख्य द्वार पर जाता है और पाता है कि वह बंद है। वे दरवाजा तोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि सुरक्षा प्रणाली ने संपत्ति को सील कर दिया है, जिससे भागने से रोका जा सकता है। जॉय अबीगैल के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह कुछ जानती है, और वह कहती है कि फ्रैंक वाल्डेज है जिसने उसे चुप रहने के लिए कहा था। रिकल्स आता है और जॉय को बताता है कि किसी ने उसकी राइफल चुरा ली है और जॉय उसे फ्रैंक के बारे में बताती है। रिकल्स इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रिकल्स फ्रैंक की तलाश में जाता है, लेकिन किसी ने उस पर हमला कर दिया और जॉय उसकी मदद करने जाती है। जॉय देखती है कि उसका चेहरा फट गया है और रिकल्स नीचे गिरकर मर जाता है। जॉय जाकर फ्रैंक को ढूंढती है और सबको बताती है कि वह झूठ बोल रहा है और वह वेल्डेज है। फ्रैंक कहता है कि अबीगैल सबको बेवकूफ बनाने और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है और पीटर को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहता है। पीटर अबीगैल के कमरे में जाता है ताकि उसे सच बताने के लिए मजबूर कर सके और जॉय उसे रोकने की कोशिश करती है। फ्रैंक भी वहां आता है और जॉय को रुकने के लिए कहता है और सैमी देखती है कि अबीगैल खुद को हथकड़ी से मुक्त कर लेती है। हम देखते हैं कि अबीगैल वास्तव में एक वैम्पायर है जो सभी पर हमला करना शुरू कर देती है और फ्रैंक उसके सिर में गोली मार देता है। अबीगैल उठ जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जॉय उसे कई बार गोली मारती है और फिर उसे कमरे में बंद कर देती है। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें फंसाया है और उन्हें एहसास होता है कि अबीगैल वास्तव में वेल्डेज है जो उन्हें मारना चाहती है। वे वैम्पायर को मारने के लिए खूंटे और लहसुन जैसे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉय सहमत नहीं होती। जॉय कहती है कि अबीगैल को जिंदा रखने से वे उसके पिता क्रिस्टोफ से यहाँ से निकल जाएंगे और अबीगैल इस तरह मारे जाने के लिए काफी चतुर है। फ्रैंक और अन्य एबिगेल की तलाश करने का फैसला करते हैं और जॉय पीछे रहने का फैसला करता है। वे देखते हैं कि एबिगेल अपने कमरे से भाग गई है और उसे डीन की लाश के साथ ऊपरी मंजिल पर नाचते हुए देखते हैं। वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उनके लिए बहुत शक्तिशाली है और पीटर और फ्रैंक को बुरी तरह से घायल कर देती है। वह क्रूसीफिक्स से पीटर की छाती पर चोट करती है और फ्रैंक के पैर में खूंटे से वार करती है। जॉय फ्रैंक के पैर पर कुछ पट्टी लगाती है और कहती है कि उन्हें उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। वे सभी एबिगेल की तलाश करने का फैसला करते हैं और जब वे उसे ढूंढते हैं तो जॉय को सूचित करते हैं ताकि वह इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सके। सैमी को कई शवों का एक पूल मिलता है जो एबिगेल के पिछले पीड़ितों की तरह दिखते हैं। पीटर पर एबिगेल द्वारा हमला किया जाता है जो वहां से भागता है और नीचे गिर जाता है। फ्रैंक पीटर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है और उसे मारने जाती है। जॉय उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल इंजेक्शन फेंक देती है और सैमी फ्रैंक को बचाने की कोशिश करती है। एबिगेल सैमी के हाथ में काटती है और फ्रैंक को दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर आता है और एबिगेल को रोकता है। जॉय इंजेक्शन ढूंढने में सफल हो जाती है और अबीगैल को इंजेक्शन लगाती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे रोक देती है। उन्होंने अबीगैल को एक पिंजरे में बंद कर दिया और जब वह उठी तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। अबीगैल बताती है कि वह कई शताब्दियों पुरानी है और समूह की असली पहचान जानती है। वह कहती है कि अतीत में यहाँ सभी ने उसके पिता से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पैसे चुराए थे। उसने लैम्बर्ट के माध्यम से उनका अपहरण करने की व्यवस्था की ताकि वह अपने पिता के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उन्हें मार सके। जॉय ने अनुमान लगाया कि अबीगैल ने अपने पिता का प्यार पाने के असफल प्रयास में अपने पिता के दर्जनों दुश्मनों को मार डाला है। अबीगैल कहती है कि यह उसके लिए समय बिताने का एक खेल है और कहती है कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उसे मुक्त कर दें। पीटर उसे मुक्त करने का फैसला करता है, लेकिन जॉय उसे गोली मारकर रोक देती है और फ्रैंक अबीगैल पर नजर रखने का फैसला करता है। फ्रैंक कहता है कि अगर वह उसे इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बताए तो वह उसे बाहर जाने देगा और अबीगैल सहमत हो जाती है।
वह कहती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है जो एक गुप्त निकास की ओर ले जाती है और फ्रैंक कहता है कि वह उसे मुक्त करने के बारे में झूठ बोल रहा था। अबीगैल आसानी से गेट खोलती है और फ्रैंक को दूर धकेलती है और उसे मारने जाती है। जॉय अंदर आती है और एक खिड़की तोड़ देती है जिससे अबीगैल सूरज की रोशनी में आ जाती है, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका हाथ फिर से बढ़ने लगा है और वे लाइब्रेरी में वहां से भागने का फैसला करते हैं। लाइब्रेरी में वे एक ऐसे क्षेत्र में खड़े होते हैं जहां सूरज की रोशनी आ रही है और फ्रैंक गुप्त निकास की जांच करने का फैसला करता है। फ्रैंक निकास खोजने में असमर्थ है और उसे पता चलता है कि अबीगैल ने भी उससे झूठ बोला था और जॉय निकास खोजने के लिए एक दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। जॉय कहती है कि उसे अपने बेटे के लिए पैसे चाहिए और सैमी कहती है कि उसे सुरक्षा ताले को रीसेट करने के लिए नियंत्रण कक्ष खोजने की जरूरत है। वे दो टीमों में घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं और घर की तलाशी शुरू करते हैं। अचानक हम देखते हैं कि सैमी का हाथ ठीक हो गया है और अबीगैल ने उस पर नियंत्रण कर लिया है। सैमी एक वैम्पायर में बदल गई है जो पीटर पर हमला करती है और उसका खून पीती है और उसे मार डालती है। सैमी जॉय और फ्रैंक को अपने पास बुलाती है और हम देखते हैं कि अबीगैल उसके शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। वे देखते हैं कि सैमी एक वैम्पायर में बदल गई है और वहां से भागकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं। जॉय सैमी पर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्लेट का उपयोग करती है जो फट जाती है और उसे मार देती है। अचानक एक दरवाजा खुलता है और वे इसकी जांच करने का निर्णय लेते हैं और इसमें लैम्बर्ट के साथ नियंत्रण कक्ष ढूंढते हैं। लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है जो कहता है कि वह 2 साल पहले बदल गया है और अब अबीगैल के लिए काम करता है। वह अपने पिता के दुश्मनों को यहाँ लाती है और वह उन्हें एक खेल की तरह शिकार करती है। लैम्बर्ट कहता है कि उसके पास अबीगैल और क्रिस्टोफ को मारने की योजना है और कहता है कि उसे फ्रैंक की मदद की जरूरत है। वह फ्रैंक को एक वैम्पायर में बदल देगा लेकिन जॉय उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। फ्रैंक सहमत हो जाता है और लैम्बर्ट उसे काटता है और उसे अपना खून पिलाता है और फ्रैंक एक वैम्पायर में परिवर्तित हो जाता है। वह लैम्बर्ट को यहाँ लाने और उसे धोखा देने के लिए एक खूंटे से मार देता है। अबीगैल वहां आती है और फ्रैंक उस पर हमला करता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। जॉय सुरक्षा दरवाजे खोलती है और फोन लेकर वहां से भाग जाती है और अपने बेटे को फोन करती है और एक संदेश छोड़ती है। फ्रैंक वहां आता है और जॉय पर हमला करता है और उसे कमरे में इधर-उधर फेंकता है और उसे मारता है। फ्रैंक का कहना है कि वह उसे एक वैम्पायर में बदल देगा और उसे अपने बेटे को मारने के लिए मजबूर करेगा और उसे नीचे फेंक देता है। अबीगैल आती है और जॉय को बचाती है और उसे फ्रैंक को मारने में मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। जॉय सहमत हो जाती है और वे दोनों फ्रैंक से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उनके लिए बहुत मजबूत है। फ्रैंक एक मेटल की छड़ लेता है और जॉय के कंधे को छेद कर उसे दीवार पर पिन कर देता है और अबीगैल को मारने के लिए जाता है। वह अबीगैल को कई बार मारता है और उसका खून पीता है और फिर जॉय को छड़ से बाहर खींचता है। वह जॉय का खून पीता है और उसे परिवर्तित करता है और उसे लकड़ी के डंडे से अबीगैल को मारने के लिए कहता है। जॉय उठती है लेकिन फ्रैंक पर हमला करती है और अबीगैल जो जीवित है वह भी उस पर हमला करती है। वे दोनों उस पर हावी हो जाते हैं और उसे जमीन पर धकेल देते हैं और अबीगैल उसे बताती है कि दूसरे वैम्पायर्स को नियंत्रित करने में समय लगता है। वे लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करते हैं और फ्रैंक को मार देते हैं जो फट जाता है और अबीगैल जॉय को धन्यवाद देती है। वह कहती है कि जॉय अब इंसान है क्योंकि फ्रैंक मर चुका है जिसने उसे परिवर्तित किया और उसे जाने के लिए कहा। जब जॉय जाने वाली होती है तो अबीगैल के पिता क्रिस्टोफ वहां आते हैं और जॉय को मारने की धमकी देते हैं। अबीगैल उसे रोकती है और उसे जॉय को जाने देने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है और उसके लिए वहां थी। क्रिस्टोफ देखता है कि अबीगैल कितनी दृढ़ है और जॉय को जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। जॉय बाहर जाती है, अपनी वैन स्टार्ट करती है और वहां से चली जाती है।
फिल्म शुरू होती है जहां हम टेस नाम की एक महिला को देखते हैं जो एक एयरबीएनबी पर आई है जिसे उसने किराए पर लिया है। जब वह चाबी पाने के लिए कोड डालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि चाबी गायब है। टेस ने मदद के लिए किराया कंपनी को फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली और उसने कार में इंतजार करने का फैसला किया। अचानक वह देखती है कि घर में लाइट जल रही है और जांच करने के लिए घंटी बजाती है। कीथ नाम का एक लड़का दरवाजा खोलता है और टेस उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उन्होंने 2 अलग-अलग वेबसाइटों के जरिए एक ही घर बुक किया है। कीथ उसके आरक्षण की जांच करता है और उसे अंदर आमंत्रित करता है ताकि वे कंपनी को कॉल कर सकें। टेस कीथ से अपनी बुकिंग दिखाने के लिए कहती है और उसे यह वास्तविक लगती है। टेस का कहना है कि वह बाहर जाएगी और होटलों की तलाश करेगी। कीथ ने उसे अंदर रहने और अपने होटलों की तलाश करने की सलाह दी। उनका कहना है कि इस समय पड़ोस सुरक्षित नहीं है और टेस इससे सहमत हैं। होटल खोजते समय टेस को कोई भी होटल नहीं मिला क्योंकि वे भरे हुए थे। कीथ का कहना है कि शहर में एक प्रदर्शनी चल रही है जिसके कारण होटल भरे हुए हैं। वह टेस से कहता है कि वह यहाँ रात बिता सकती है और कहता है कि वह सोफे पर सोएगा जबकि वह बेडरूम ले सकती है। टेस झिझकती है लेकिन अंततः सहमत हो जाती है और रात बिताने के लिए अपने कपड़े बदल लेती है। कीथ ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए रसोई में आमंत्रित किया और वे बातें करने लगे। टेस का कहना है कि वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता के लिए सहायक के रूप में काम करने के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ आई थी। बात करते समय उन दोनों को एहसास होता है कि उनके हित समान हैं और वे अच्छा समय बिताते हैं। वे संगीत और प्रेम जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं और दोस्त बन जाते हैं और कीथ टेस को अपना बिस्तर ठीक करने में मदद करता है। सोते समय टेस को एक शोर सुनाई देता है और वह उठती है और अपने कमरे का दरवाजा खुला पाती है। वह कीथ को ढूंढने जाती है जो नींद में बात कर रहा है और उसे जगाकर दरवाजे के बारे में पूछती है। कीथ का कहना है कि उसने दरवाजा नहीं खोला इसलिए टेस ने अपना दरवाजा बंद करने और वापस सो जाने का फैसला किया। सुबह में उसे कीथ का एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वह काम के लिए बाहर गया है और उसने चाबी लॉक बॉक्स में छोड़ने के लिए कहा। टेस चाबियां छोड़ देती है और देखती है कि उसके घर के आसपास के सारे घर खाली और परित्यक्त है और उसे डर लगता है। टेस शहर में जाती है और फिल्म निर्माता के साथ उसका इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू अच्छा रहा और फिल्म निर्माता ने टेस को सलाह दी कि वह जिस क्षेत्र में रह रही है उसमें सावधान रहें। घर वापस लौटने पर एक बेघर आदमी उसका पीछा करता है और उसे वहां से चले जाने के लिए चिल्लाता है। वह डर जाती है और मदद के लिए पुलिस को बुलाती है जो कहती है कि वे कुछ देर में किसी को भेजेंगे। जब वह बाथरूम में जाती है तो उसे कोई टिश्यू नहीं मिलता है और वह बेसमेंट की जांच करने का फैसला करती है। उसे बेसमेंट में टिश्यू मिलते हैं और वह उन्हें लेने के लिए नीचे जाती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और वह वहीं फंस जाती है। उसका फोन कमरे में है और चाबियां उसकी जेब में हैं, इसलिए वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती। दरवाजा खोलने के लिए कुछ खोजते समय उसे एक दीवार में एक रस्सी मिली। वह एक दीवार के अंदर छिपे गलियारे को प्रकट करने के लिए रस्सी खींचती है और वह उसका पता लगाने का फैसला करती है। गलियारा एक कमरे की ओर जाता है जिसमें एक कैमकॉर्डर, एक दागदार गद्दा, एक बाल्टी और एक खून से सना हुआ हाथ का निशान है। टेस डर जाती है और कीथ को बाहर खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है। कीथ उसे कांच की खिड़की खोलने और तहखाने से बाहर आने में मदद करता है। टेस कीथ को छिपे हुए गलियारे और तहखाने में मिले अजीब कमरे के बारे में बताती है। कीथ ने जाकर कमरा देखने का फैसला किया लेकिन टेस ने उसे ऐसा करने से मना किया और वहां से जाने का फैसला किया। कीथ ने उससे कहा कि जब तक वह नीचे नहीं जाता तब तक वह ऊपर ही इंतजार करे, कहीं ऐसा न हो कि वह भी बेसमेंट में बंद हो जाए। कीथ नीचे चला जाता है और टेस ऊपर उसका इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब कीथ वापस नहीं आया तो टेस ने गेट को ब्लॉक करने के लिए एक कुर्सी छोड़ दी और नीचे चली गई। वह गलियारे में छिपे हुए कमरे में जाती है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कीथ वहां नहीं है। अचानक उसे छिपे हुए गलियारे से जुड़ी एक भूमिगत सुरंग दिखाई देती है जिसमें कई सीढ़ियां हैं। वह कीथ को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है और उसकी तलाश में नीचे जाती है। नीचे उसे कुछ पिंजरे मिले और अचानक कीथ उसके पास आया और उसे बताया कि यहाँ नीचे कोई है। कीथ का कहना है कि किसी ने उसे काट लिया और घायल कर दिया।
टेस डर गई और उसे वहां से जाने के लिए कहा। अचानक उन पर एक नग्न, विकृत महिला द्वारा हमला किया जाता है जो एक राक्षस की तरह दिखती है। राक्षस कीथ को पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी को दीवार से टकराकर मार डालता है और टेस मदद के लिए चिल्लाती है। अगले दृश्य में हम एजे नाम के एक अभिनेता को देखते हैं जो अपनी कार चला रहा है और उसे अपने मैनेजर का फोन आता है। मैनेजर ने एजे को सूचित किया कि उसे एक टेलीविजन श्रृंखला से इस आरोप के कारण निकाल दिया गया है कि उसने अपनी सहकलाकार मेगन के साथ बलात्कार किया था। यह सुनकर एजे हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे बदनाम करने के लिए यह सब झूठ है। मैनेजर ने उसे शांत होने और जांच जारी होने तक इंतजार करने के लिए कहा। मैनेजर ने एजे को सूचित किया कि मेगन उसके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है और जल्द ही यह कहानी मीडिया में आ जाएगी। एजे अपने वित्त पर चर्चा करने के लिए अपने अकाउंटेंट से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उसे अपने मामले लड़ने के लिए कुछ पैसे जुटाने के लिए अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की आवश्यकता होगी और एजे ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। अपनी संपत्ति बेचने के लिए हवाई अड्डे पर जाते समय उसे पता चला कि कहानी प्रकाशित हो चुकी है। वह अपने वकील से पूछता है कि क्या वह मेगन को कॉल कर सकता है और इसे सुलझा सकता है, लेकिन उसका वकील उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। एजे अपनी एक संपत्ति की चाबियां उठाता है और हमें पता चलता है कि यह वही घर है जिसे हमने पहले देखा था। वह घर में प्रवेश करता है और गेट को अवरुद्ध करने वाली कुर्सी पाता है और उसे हटा देता है और बाथरूम में और चीजें पाता है। वह टेस और कीथ का सामान अभी भी घर में पाता है और अधिक जानने के लिए अपने मैनेजर को कॉल करता है। उनके मैनेजर ने उन्हें सूचित किया कि पिछले 2 सप्ताह से कोई भी घर किराए पर नहीं ले रहा है। बाद में एजे एक क्लब में अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि वह जबरदस्ती अपने सहकलाकार के साथ सोया था। वह नशे में घर आता है और यहाँ तक कि मेगन को फोन करके माफी मांगने के लिए एक संदेश भी छोड़ता है। सुबह एजे को कार की चाबियां मिलती हैं और वह बेसमेंट की जांच करने का फैसला करता है। वह एक टॉर्च और चाकू लेता है और तहखाने में जाता है और गुप्त गलियारे और कमरे का पता लगाता है। एजे ने यह सोचकर बेसमेंट में अतिरिक्त जगह मापने का फैसला किया कि इससे कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि वह घर बेचना चाहता है। गलियारे को मापते समय उसे दूसरा कमरा मिलता है और वह सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला करता है। नीचे उसे एक कमरा मिला जहां एक टीवी चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि अपने बच्चे को स्तनपान कैसे कराएं। अचानक उसका माप टेप खींच लिया जाता है और एजे पर राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। राक्षस एजे को पकड़ लेती है और उसे एक छेद में फेंक देती है जहां उसकी मुलाकात टेस से होती है जो अभी भी जीवित है। आगे हमें 1980 का फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां हम फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो घर का मूल मालिक है। वह सुपरमार्केट जाता है और अपने नए बच्चे के जन्म के लिए कुछ चीजें खरीदता है। घर वापस आते समय वह एक महिला का पीछा करता है और मरम्मत करने वाले के रूप में उसके घर जाता है और उसकी खिड़कियां खोल देता है। हमें पता चला कि फ्रैंक महिलाओं का अपहरण करता है, उनके साथ बलात्कार करता है और उन्हें तहखाने के कमरे में बंधक बनाकर रखता है और उनकी संतानों के साथ भी बलात्कार करता है। वर्तमान समय में टेस और एजे को राक्षस ने एक छेद में बंद कर दिया है। टेस ने एजे को शांत रहने और चिल्लाने से बचने के लिए कहा जो राक्षस को परेशान करता है। टेस का कहना है कि राक्षस को द मदर कहा जाता है और वह सोचती है कि वे दोनों उसके बच्चे हैं। माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए दूध की बोतल नीचे करती है और टेस कहती है कि वह बस उन्हें दूध पिलाना चाहती है। टेस बोतल से पीता है लेकिन एजे बोतल से नहीं पीता है। माँ नीचे आती है और टेस को गले लगा लेती है और एजे पर गुस्सा हो जाती है। एजे को माँ खींच कर ले जाती है जो उसे जबरन स्तनपान कराती है। टेस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और भागने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ देती है। उसे पहले के बेघर आदमी से मदद मिलती है जो उसे चेतावनी देता है कि रात होने पर माँ उसके पीछे आएगी। वह अपना परिचय आंद्रे के रूप में देता है और कहता है कि वह वाटर टावर के पास रहता है। टेस उसे एजे के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें भी उसकी मदद करने की जरूरत है, लेकिन आंद्रे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। आंद्रे ने उसे अंधेरा होने से पहले शहर से बाहर चले जाने और कभी वापस न आने के लिए कहा।
बेसमेंट में भागने की कोशिश करते हुए एजे को एक और कमरा मिल जाता है और वह अंदर चला जाता है। कमरे में एजे को फ्रैंक मिलता है जो अब बूढ़ा और बीमार है और वह उसे माँ का एक और शिकार मानता है। टेस एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती है और मदद के लिए पुलिस को बुलाती है जो आकर उसे ढूंढती है। पुलिस टेस को लेकर घर वापस जाती है लेकिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाने से इनकार कर देती है। उन्हें लगता है कि टेस नशेड़ी है और उस पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। एजे ने फ्रैंक को आश्वासन दिया कि वह पुलिस को बुलाएगा और कुछ वीडियो टेप ढूंढता है और एक चलाता है। वह फ्रैंक के अपराधों के सबूत देखता है और डर जाता है और फ्रैंक रिवॉल्वर से खुद को मार लेता है। टेस एक खिड़की तोड़ती है और अपनी कार की चाबियां ढूंढने के लिए अंदर जाती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। जब माँ घर से बाहर आती है, टेस अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है और उसे मार देती है। एजे को बचाने के लिए टेस बेसमेंट में लौट आती है और एजे वहां से भागने के लिए फ्रैंक की बंदूक ले लेता है। एजे, यह मानते हुए कि आ रहे कदम दमदर के हैं, गलती से फ्रैंक की बंदूक से टेस को गोली मार देता है। टेस को चोट लगी है लेकिन वह मरी नहीं है और दोनों घर से भाग जाते हैं और पाते हैं कि माँ गायब हो गई है। टेस और एजे ने जल टावर पर जाकर आंद्रे के साथ आश्रय लेने का फैसला किया। आंद्रे ने उन्हें बताया कि माँ इस घर में 40 साल से रह रही हैं और यह उनके पिता फ्रैंक का है। आंद्रे का कहना है कि वह अपने पीड़ितों के साथ फ्रैंक के अनाचार के कारण एक राक्षस की तरह बन गई है। एजे ने टेस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगी और कहा कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। अचानक माँ अंदर आती है और आंद्रे पर हमला करके उसका हाथ काट देती है और उसे पीट-पीट कर मार डालती है। टेस और एजे वहां से भाग जाते हैं और पानी के टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं और माँ उनका पीछा करती है। टावर के शीर्ष पर एजे देखता है कि माँ ऊपर आ रही है लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। वह खुद को बचाने का फैसला करता है और टेस को यह सोचकर टावर से धक्का दे देता है कि माँ उसके पीछे चली जाएगी। माँ उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदती है और एजे देखता है कि दोनों मर चुके हैं। एजे नीचे जाता है और पाता है कि टेस अभी भी जीवित है और कहता है कि उसके पास अपने लिए कोई विकल्प नहीं था और उससे सॉरी कहता है। अचानक माँ उठती है और एजे को पकड़ लेती है और उसकी आंखें फोड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। माँ टेस को सांत्वना देने का प्रयास करती है लेकिन वह फ्रैंक की बंदूक से माँ को गोली मार देती है। टेस लंगड़ा कर चल देती हैं और हम सूर्य को उगते हुए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम शैंडोर माइनिंग कंपनी में बादलों में एक माइन शाफ्ट के ऊपर से कुछ रहस्यमयी रोशनी निकलते देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी एगॉन स्पेंगलर अपनी कार में वहां से भागता है और अपने घर जाता है लेकिन उसकी कार पलट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह अपने घर की ओर भागता है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह बिजली चालू करने के लिए अपने जाल का परीक्षण करता है। हम देखते हैं कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसके पास आ रहा है और वह जाल को सक्रिय करने के लिए एक पेडल दबाता है और कई बिजली के टॉवर सक्रिय होने लगते हैं। अचानक बिजली चली जाती है और एगॉन घर में वापस भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह फर्श में कुछ छिपाता है और एक उपकरण निकालता है जो चमकने लगता है और पता लगाता है कि कुछ पास है। वह कुर्सी पर बैठता है और कमरा धुएं से भर जाता है और हम देखते हैं कि एक भूत कुर्सी के पास आ रहा है। भूत एगॉन को उसकी कुर्सी पर ही मार देता है और उपकरण जमीन पर गिर जाता है और बंद हो जाता है और हम भूत को घर से निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद हम कैली को उसके 2 बच्चों ट्रेवर और फीबी के साथ देखते हैं जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। मकान मालिक बकाया किराया मांगने आता है और कैली इसे चुकाने का वादा करती है कुछ दिनों में। वह कहती है कि उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई है और वह उसके घर जाकर उसे बेचकर किराया चुकाएगी। मकान मालिक कहता है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता और दरवाजे पर बेदखली का नोटिस चिपका देता है। वे सभी एक साथ एगॉन के घर जाते हैं जो कैली का पिता है और पाते हैं कि घर बहुत खराब स्थिति में है। सारा फर्नीचर गंदगी से भरा हुआ है और उन्हें अचानक भूकंप का एहसास होता है और वे एक मेज के नीचे छिप जाते हैं। भूकंप के बाद बच्चों को पता चलता है कि वे यहाँ रहेंगे और फीबी को कुर्सी के नीचे डिवाइस मिलती है
जेनिन नाम की एक महिला आती है और बताती है कि वह एगॉन की दोस्त थी जिसने उसकी मदद की और कैली को बताती है कि उसके पिता पर कर्ज था। वे कुछ खाने के लिए शहर जाते हैं और ट्रेवर को वहां काम करने वाली एक लड़की पसंद आती है और वह उससे बात करने के लिए अंदर जाता है। ट्रेवर रेस्तरां में काम करने के लिए एक फॉर्म भरता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। कैली को पता चलता है कि सभी उसके पिता को डर्ट फार्मर कहते हैं और रात में डिवाइस फीबी के कमरे में चमकने लगती है। अचानक शतरंज के मोहरे नीचे गिर जाते हैं और वह उन्हें शतरंज बोर्ड पर ठीक से व्यवस्थित कर देती है। ट्रेवर बाहर जाता है और कपड़े से ढकी एक कार पाता है और उसे खोलता है, लेकिन लाइटें बुझ जाती हैं। सुबह फीबी देखती है कि किसी ने शतरंज की बिसात पर चाल चली है और वह अपनी चाल चलती है। कैली बच्चों को उनके नए स्कूल में छोड़ती है और उनके नए शिक्षक गैरी से मिलती है जो वहां पढ़ा रहे हैं। गैरी कक्षा में जाता है और कक्षा असाइनमेंट के रूप में एक कुत्ते की पुरानी डरावनी फिल्म का टेप चलाता है। फीबी पॉडकास्ट नाम के एक लड़के से मिलती है जो अपने शो के लिए माइक्रोफोन से सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वे दोनों दोस्त बन जाते हैं और अचानक बच्चों को भूकंप आने का एहसास होता है। फीबी जाती है और देखती है कि गैरी भूकंपों के बारे में अध्ययन कर रहा है और उसे एक भूकंपीय नक्शा मिलता है। गैरी उसे विभिन्न प्रकार के भूकंपों के बारे में समझाता है और उसे बताता है कि यहाँ कंपन तरंग पैटर्न इतिहास के सामान्य भूकंपों से मेल नहीं खाते। वह कहता है कि शहर किसी ज्वालामुखी क्षेत्र के पास भी नहीं है और फीबी कहती है कि शायद सर्वनाश आ रहा है। ट्रेवर रेस्तरां में काम करना शुरू करता है और लकी नाम की लड़की से दोस्ती करता है। पॉडकास्ट फीबी को शहर के इतिहास के बारे में बताता है और वे शैंडोर जाते हैं खदानों का पता लगाने के लिए। खदान के अंदर पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि यहाँ काम करने वाले सभी माइनर्स एक अभिशाप के कारण मर गए। वे देखते हैं कि खदानें ढकी हुई हैं और इसकी दीवारों पर जीवों की पिक्चर्स है और ट्रेवर देखता है कि कार खराब हालत में है। पॉडकास्ट फीबी को अपना पेन ड्राइव देता है जिसमें उसके सभी पॉडकास्ट एपिसोड हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि वह पुराने खेत में रहती है। रात में वह शतरंज के मोहरे को हिलते हुए देखती है और अपने मोहरे को हिलाती है और अन्य मोहरों को अपने आप हिलते हुए देखती है। अचानक प्रकाश वाला उपकरण सक्रिय हो जाता है और उसे पता चलता है कि यह एक दिशा में इशारा कर रहा है। वह उपकरण का फॉलो करती है और घर की रोशनी को जलते हुए देखती है और उसका फॉलो करती है। अचानक एक कुर्सी उसे बैठा देती है और उपकरण फर्श की ओर इशारा करता है जहां वह एक पहेली हल करती है। उसे पता चलता है कि एगॉन ने फर्श में एक भूत जाल छिपा रखा था और अगले दिन पॉडकास्ट इसे खोलने की कोशिश करता है। गैरी इसे देखने के लिए उत्साहित है और उसे पता चलता है कि यह एक असली उपकरण है और उन्हें घोस्टबस्टर्स के बारे में एक वीडियो दिखाता है। वह उन्हें बताता है कि घोस्टबस्टर्स ने भूत को पकड़ने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया था और वे इसे खोलने का फैसला करते हैं। वे डिवाइस को खोलने के लिए बसों की बैटरी का उपयोग करते हैं और एक राक्षस कुत्ता उसमें से निकलकर भाग जाता है और खदानों में चला जाता है। फीबी को पता चलता है कि उसके दादा एक भूत भगाने वाले थे और वे सभी उसके घर वापस जाते हैं ताकि और अधिक खोज सकें। पॉडकास्ट को भूतों को दूर रखने के लिए एक सीटी मिलती है और कैली गैरी को घर के दौरे के लिए आमंत्रित करती है। बाद में पॉडकास्ट को एक किताब मिलती है जिसमें राक्षस कुत्ते की तस्वीर है और यह कहता है कि राक्षस गोजर फिर से आएगा। गोजर को अपने द्वारपाल और की मास्टर की आवश्यकता होगी ताकि वे जानवर का रूप ले सकें और उसे उसकी जेल से मुक्त कर सकें। ट्रेवर, लकी और उनके दोस्त मौजमस्ती करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं और वे खदान की लिफ्ट में बैठते हैं। एक दूसरे से बात करते समय वे एक भूत को गोजर का नाम पुकारते हुए सुनते हैं और उसे पहाड़ों से भागते हुए देखते हैं। गैरी को घर में 1000 साल पुराना नक्शा मिलता है और वह इसे आगे के अध्ययन के लिए रखने का फैसला करता है। फीबी डिवाइस के साथ बाहर जाती है और एक लकड़ी के शेड में एक गुप्त प्रवेश द्वार पाती है। वह नीचे जाती है और अपने दादा की प्रयोगशाला को ढूंढती है जो अभी भी चालू है और एगॉन की पुरानी पोशाक पाती है। वह एगॉन के भूत की मदद से भूत पकड़ने के लिए प्रोटॉन ब्लास्टर ढूंढती है और इसे ठीक करने का फैसला करती है।
रात में वह घोस्टबस्टर्स के कुछ पुराने विज्ञापन देखती है और कैली उसे बताती है कि वह गैरी के साथ डेट पर जा रही है। अगले दिन फीबी और पॉडकास्ट एक खेत में भूत बंदूक का परीक्षण करने का फैसला करते हैं और वह देखती है कि बंदूक अच्छी तरह से काम कर रही है। अचानक उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वे इसकी जांच करने और एक कारखाने में जाने का फैसला करते हैं। वे मंजर नामक धातु खाने वाले भूत को ढूंढते हैं और उसे पकड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन भूत उन पर हमला करता है। फीबी उसे पकड़ने के लिए अपनी बंदूक चलाती है और जाल का उपयोग करती है, लेकिन मंजर काफी शक्तिशाली है और वहां से भाग जाता है। ट्रेवर कार को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और उसे ड्राइव के लिए ले जाता है और पाता है कि यह अच्छी तरह से काम कर रही है। वह सड़क पर फीबी और पॉडकास्ट को पाता है और उन्हें एक सवारी देता है। खाने पर गैरी कैली से विज्ञान के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि फीबी काफी स्मार्ट और बुद्धिमान लड़की है। पॉडकास्ट को एक छोटी रिमोट कार मिलती है और फीबी ट्रेवर को बताती है कि उनके दादा एक भूत भगाने वाले थे। वे खबर सुनते हैं कि मंजर को शहर में देखा गया था और वहां जाकर उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। ट्रेवर कहता है कि वह भूत में विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब वह मंजर को देखता है तो वह चौंक जाता है। फीबी को पता चलता है कि उसकी कार की सीट भूत को पकड़ने के लिए कार से बाहर जा सकती है और वे मंजर के पीछे जाते हैं। भूत वहां से भाग जाता है और वे अपनी कार में उसका पीछा करते हैं और फीबी अपनी बंदूक चलाती है। मंजर बहुत तेज है और बंदूक से बच निकलता है और बच्चे पूरे शहर में उसका पीछा करते हैं। फीबी बंदूक चलाती है जिससे शहर की कई संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और मंजर शहर से भाग जाता है। पॉडकास्ट कार पर भूत का जाल लगाता है और फीबी फिर से मंजर को पकड़ने के लिए अपनी बंदूक चलाती है। वे मंजर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह पहाड़ की ओर जा रहा है। रात में घर वापस आते समय वे पकड़े जाते हैं। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। जेल में ट्रेवर ने लकी के साथ पहाड़ पर महसूस किए गए भूकंप के बारे में बताया और किसी को गोजर नाम बोलते देखा। वह वहां लकी से मिलता है जो पुलिस अधिकारी की बेटी है और फीबी उससे एक फोन कॉल करने के लिए कहती है। फीबी को घोस्टबस्टर का विज्ञापन याद आता है और वह उनका नंबर कॉल करने का फैसला करती है और रे जवाब देता है। रे बताते हैं कि सभी भूतों को खत्म करने के बाद टीम टूट गई और उन्हें और काम नहीं मिला। एगॉन द्वारा उनके सभी उपकरण चुरा लेने के बाद उनका और एगॉन का झगड़ा हो गया और उन्होंने दावा किया कि गोजर अभी भी दुनिया का अंत ला सकता है। फीबी ने उसे बताया कि एगॉन की एक सप्ताह पहले हत्या कर दी गई थी। अचानक शेरिफ ने उसका फोन काट दिया और कहा कि उसका फोन का समय खत्म हो गया है। कैली और गैरी पुलिस स्टेशन आते हैं और उन्हें पता चलता है कि बच्चों ने बंदूक का इस्तेमाल किया और कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया और अवैध रूप से गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने उनकी बंदूकें और अन्य उपकरण जब्त करने का फैसला किया और फीबी ने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया। इंस्पेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी और एगॉन के बारे में टिप्पणी की, जिससे फीबी नाराज हो गई। कैली बच्चों को वहां से ले जाती है और उन्हें घर ले जाती है और उसकी मदद करने के लिए गैरी को धन्यवाद देती है। फीबी कैली पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसे उसके दादा और उनके काम के बारे में नहीं बताया। कैली कहती है कि उसके पिता कभी भी पारिवारिक व्यक्ति नहीं थे और उसे और उसके परिवार की परवाह नहीं थी। बाद में रात में हम खदानों में कुछ गतिविधि होते हुए देखते हैं और एक प्राणी जीवित होकर वॉलमार्ट में चला जाता है। गैरी वहां खरीदारी कर रहा है और देखता है कि एक मार्शमैलो जीवित हो गया है और फिर देखता है कि सभी मार्शमैलो जीवित हैं। वह देखता है कि एक राक्षस कुत्ता कुछ खा रहा है जो वॉलमार्ट में गैरी का पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि वह वहां से भागना शुरू कर देता है। गैरी अपनी कार के पास जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कुत्ता उसका पीछा करता है और उस पर हमला करता है। बच्चे मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि इस शहर में कुछ बुरा हो रहा है क्योंकि यहाँ खदान है। लकी ने कहा कि इस शहर का निर्माण इवो शैंडोर ने किया था और फीबी ने कहा कि उन्हें खदान का पता लगाना चाहिए। वे लिफ्ट से खदान के अंदर जाते हैं और कुत्तों की मूर्तियां देखते हैं और साथ ही एक बड़ी गोजर मूर्ति भी देखते हैं। उन्हें जमीन में एक बड़ा छेद मिलता है और साथ ही एक कांच के चैम्बर में इवो शैंडोर का शव भी मिलता है। फीबी को दीवार पर कुछ संख्याएं लिखी हुई मिलती हैं और उसे पता चलता है कि वे वास्तव में वर्ष हैं।
उल्लेखित प्रत्येक वर्ष में कुछ बुरा हुआ था और उनके वर्तमान वर्ष का भी उल्लेख किया गया है। अचानक उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वे गोजर को छेद से बाहर आते हुए देखते हैं। कुछ रोशनी सक्रिय होती है और गोजर को बाहर आने से रोकती है और पॉडकास्ट देखता है कि इवो भी वापस जीवित हो रहा है। जिन बंदूकों से रोशनी निकल रही थी वे गोजर को रोकने में कामयाब हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि इससे भूकंप आ रहा था। फीबी सभी को बताती है कि एगॉन ने गोजर को गड्ढे से बाहर आने से रोकने के लिए यह उपकरण बनाया था और वह हमेशा शहर की मदद करता था। एगॉन ने शहर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और बच्चे कैली को बताने का फैसला करते हैं। कैली को वह उपकरण मिल जाता है जो उसे एगॉन की प्रयोगशाला में ले जाता है और वह इसे देखकर काफी हैरान होती है। एगॉन का भूत उसे बताया कि एगॉन कैली की बहुत परवाह करता था और उसकी दीवार पर उसकी कई तस्वीरें लगी हुई थीं। अचानक कुछ धुआं प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और दानव कुत्ता कैली पर हमला करता है। जब बच्चे घर आते हैं तो वे देखते हैं कि कैली पर भूत सवार है और उसकी आंखें लाल हैं और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गैरी पर भी भूत सवार है और वह खदान में जाकर छेद की रखवाली करने वाली सभी बंदूकों को नष्ट कर देता है, जिससे गोजर को भागने में मदद मिलती है। शहर में एक बड़ा भूकंप महसूस होता है और खदान की दीवार नष्ट हो जाती है और कैली अपने घर से भाग जाती है। फीबी को पता चलता है कि खेत के बाहर एक विशाल जाल है और वह गोजर को पकड़ने के लिए प्रयोगशाला में जाती है। फीबी कहती है कि उन्हें गोजर को खेत में वापस लाने की जरूरत है ताकि वह जाल का उपयोग करके उसे नष्ट कर सके। गोजर तब मुक्त होगा जब दो दानव कुत्ते दो मनुष्यों पर कब्जा कर लेंगे और एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। कैली गैरी से मिलती है और वे गोजर को मुक्त करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करने का फैसला करते हैं। बच्चे पुलिस स्टेशन जाते हैं और बंदूकें लेते हैं और अपनी कारें भी लेते हैं। वे पाते हैं कि बंदूकें जेल में रखी हैं और पॉडकास्ट मंचर को मुक्त करता है ताकि वे बंदूकें प्राप्त कर सकें। पॉडकास्ट मंचर को जाल से मुक्त करता है और मंचर जेल की सभी छड़ें खा जाता है और उन्हें अपनी बंदूकें मिल जाती हैं। वे सब कुछ लोड करते हैं कार में और गोजर को रोकने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। कैली और गैरी खदान में जाते हैं और दानव कुत्तों में बदल जाते हैं और गोजर छेद से बाहर आता है। इवो भी जीवित है और गोजर को धन्यवाद देता है, लेकिन उसके द्वारा मारा जाता है और हम देखते हैं कि शहर में कई भूत भाग गए हैं। फीबी उसका ध्यान भटकाने के लिए गोजर से बात करने की कोशिश करती है और पॉडकास्ट भूत जाल से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वह जाल को सक्रिय करता है, लेकिन गोजर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वे कुत्ते से कैली को मुक्त करने में कामयाब हो जाते हैं। वे अपनी कार में वहां से भागते हैं और कैली को उसके साथ हुई घटना और गोजर के बारे में बताते हैं। गैरी उनकी कार का पीछा करता है और वे जाल का उपयोग करने के लिए खेत में जाने का फैसला करते हैं। वे खेत में पहुंचते हैं और देखते हैं कि गोजर उनका पीछा कर रहा है और फीबी सभी को हमला करने के लिए कहती है। कैली खेत के जाल को सक्रिय करती है और लकी गोजर की ओर बंदूक चालती है, लेकिन ट्रेवर की बंदूक काम नहीं करती है। बंदूक के उपकरण के अंदर मार्शमैलो हैं जो इसे काम नहीं करने दे रहे हैं। क्षेत्र के जाल काम नहीं करते हैं और गोजर खुद को मुक्त करने में सक्षम होता है और लकी पर हमला करता है और उसे एक दानव कुत्ते में बदल देता है। गोजर सभी को मारने का फैसला करता है, लेकिन हम अचानक देखते हैं कि एगॉन के दोस्त पुराने घोस्टबस्टर्स वहां आ जाते हैं। वे अपनी बंदूकों से गोजर पर हमला करते हैं, लेकिन गोजर बहुत शक्तिशाली है और उन पर वापस हमला करता है। फीबी अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके गोजर पर हमला करती है और एगॉन का भूत उसकी मदद करता है और पॉडकास्ट ट्रेवर की बंदूक को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। सभी घोस्टबस्टर्स एक साथ काम करते हैं और गोजर पर हमला करते हैं और ट्रेवर अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके जाल को चालू कर देता है। मैदान में जाल सक्रिय हो जाता है और गोजर और दानव कुत्तों सहित सभी भूतों को पकड़ लेता है। घोस्टबस्टर्स एगॉन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और ट्रेवर गैरी और लकी को दानव कुत्ते के शरीर से बचाता है। विंस्टन कार को ठीक करने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करता है और कैली गले लगती है और एगॉन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वह गायब हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि पीटर के पास मानसिक शक्तियां हैं जब वह प्रत्येक कार्ड की तस्वीर की भविष्यवाणी करता है।
अगले हम विंस्टन को देखते हैं जो जेनी के साथ बातचीत कर रहा है और अब एक अमीर आदमी है। वह घोस्टबस्टर कार को ठीक करने के लिए अपने गैरेज में लाता है और एक कंटेनमेंट सिस्टम पर लाल बत्ती चमकती हुई देखता है। फिल्म की शुरुआत वहां से होती है जहां हमें 1970 में अमेरिका की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। उस समय डर और हिंसा चरम पर थी और टीवी पर ऐसे विषयों को कवर करने वाले शो आते थे। हमें नाइट आउल्स नाम के एक ऐसे शो से परिचित कराया गया है जिसे जैक डेलरॉय होस्ट करते हैं। यह शो कॉमेडी, संगीत जैसी विभिन्न शैलियों से मेहमानों को लाता है और कुछ गेम शो भी करता है। यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा था और जैक ने जल्द ही 5 साल की डील साइन कर ली। जैक टीवी पर नंबर 1 होस्ट बनना चाहते थे और उन्होंने मेडेलिन नाम की टीवी एक्ट्रेस से शादी की। जैक और मेडेलिन एक प्रिय जोड़े थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। जैक द ग्रोव नामक एक समूह से भी जुड़ा था जो अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक विशिष्ट कैलिफोर्निया शिविर था। ऐसा कहा गया था कि समूह के सदस्य अपने सदस्यों और अन्य लोगों के करियर को बनाने और बिगाड़ने के लिए समारोह और अनुष्ठान करते थे। जैक के शो को सभी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जा रहा है, लेकिन जीत एक भी नहीं। उनकी रेटिंग नंबर 1 शो द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन से मेल नहीं खा रही है। अचानक 1976 में जैक की पत्नी मेडेलिन धूम्रपान न करने के बावजूद टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हो गईं। मेडेलिन द्वारा अपनी कैंसर की कहानी बताने वाला एपिसोड भी कार्सन के शो की बराबरी करने लायक रेटिंग नहीं बढ़ाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जैक ने शो छोड़ दिया और सुर्खियों से गायब हो गया। 1 महीने बाद अचानक चैनल ने शो में उनकी वापसी की घोषणा कर दी। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वे नई विवादित थीम आजमाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। अपनी रेटिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए जैक ने शो के मैनहट्टन स्टूडियो में हैलोवीन रात पर एक विशेष हॉरर थीम वाला एपिसोड करने का निर्णय लिया। फिल्म के बाकी हिस्से में एपिसोड के बचाए गए फुटेज के साथ साथ पर्दे के पीछे के दृश्य भी दिखाए गए हैं। शो के एपिसोड के विशेष अतिथियों में मानसिक रोगी क्रिस्टो, जादूगर कारमाइकल है, परामनोवैज्ञानिक लेखक जून की विषय वस्तु लिली और संगीतकार क्लियो शामिल हैं। शो शुरू होता है और जैक का परिचय उसके दोस्त और प्रस्तुतकर्ता गस से होता है। जैक कुछ समाचार पढ़ता है और उन पर कुछ चुटकुले सुनाता है और अपने दर्शकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। वह अपने पहले मेहमान क्रिस्टो का परिचय देते हुए सभी को आज रात का विशेष एपिसोड देखने के लिए कहता है। क्रिस्टो एक मानसिक रोगी है जो मृत लोगों से बात कर सकता है और उन्हें उनके प्रियजनों से जुड़ने में मदद कर सकता है। वह अपना अभिनय शुरू करता है और एक दर्शक सदस्य से अपनी पत्नी के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उनकी रीडिंग गलत साबित होती है और दर्शक उनका मजाक भी उड़ाते हैं। वह दूसरी बार कोशिश करता है और 2 महिलाओं से एडमंड नाम के एक युवा लड़के के बारे में बात करता है। क्रिस्टो सटीक रूप से बताने में सक्षम है कि एडमंड की मृत्यु कैसे हुई और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खिलौने का भी अनुमान लगाता है। दर्शक और जैक उसके कौशल से प्रभावित हैं और वे उसके प्रदर्शन से आश्चर्यचकित होकर ताली बजाते हैं। अचानक उसे मिन्नी नाम के किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ने का एक और अनुभव हुआ जिसका अंगूठी पहनने वाले एक व्यक्ति के साथ संबंध है। रोशनी टिमटिमाती है और आत्मा चली जाती है और जैक ब्रेक के लिए कहता है। ब्रेक के दौरान हम देख सकते हैं कि क्रिस्टो को गंभीर चोट लगी है और उसकी नाक से खून बह रहा है। शो के निर्माता लियो आते हैं और जैक को सूचित करते हैं कि वह उन्हें मिल रही रेटिंग से खुश हैं। लियो जैक को यह भी बताता है कि पहले दर्शक सदस्य उसका अपना आदमी था और जैक से शो जारी रखने के लिए कहता है। लियो ने जैक को यह भी बताया कि चैनल मार्केटिंग हेड शो देखने आए हैं और आज रात उनका भविष्य तय कर सकते हैं। शो फिर से शुरू होता है और जैक अपने अगले मेहमान हैग का परिचय देता है जो खुद एक जादूगर है। जैक सभी को बताता है कि हैग अपने समूह सम्मोहन एक्ट के लिए प्रसिद्ध है और उसने हाल ही में एक नया समूह शुरू किया है। यह समूह असाधारण गतिविधियों की खोज करता है और हैग उनकी जांच करता है और सभी नकली लोगों को ढूंढता है। उनका कहना है कि वह उन सभी लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो कहते हैं कि वे मृतकों से बात कर सकते हैं या उनमें मानसिक क्षमताएं हैं।
उनका यह भी कहना है कि जो भी असली होगा और उसे गलत साबित करेगा, उसे वह $1,00,000 का चेक देगा। वह कहता है कि उसे अभी तक कोई नहीं मिला है और वह क्रिस्टो को नकली भी कहता है। हम देखते हैं कि क्रिस्टो बुरी तरह खांस रहा है और थोड़ा पानी पी रहा है और जैक हैग से खुद को साबित करने के लिए कहता है। हैग का कहना है कि क्रिस्टो पहली बार पढ़ने में असफल रहा और दूसरी बार अनुमान लगाने में भाग्यशाली रहा और उसने उसे नकली बताया। क्रिस्टो हैग पर गुस्सा हो जाता है और उस पर पानी फेंकता है और कहता है कि वह शो छोड़ना चाहता है। जैक का कहना है कि मिन्नी के बारे में आखिरी बार पढ़ना उसके लिए था क्योंकि वह अपनी पत्नी को इसी नाम से बुलाता था और अपनी अंगूठी भी दिखाता था। हैग उस पर विश्वास नहीं करता है और यहाँ तक कि क्रिस्टो को अपना कृत्य फिर से दिखाने और उसे गलत साबित करने के लिए अधिक पैसे की पेशकश भी करता है। क्रिस्टो हैग के साथ बहस करता है लेकिन अचानक बीमार हो जाता है और हैग और कैमरे पर काले लिक्विड पदार्थ की उल्टी कर देता है। जैक ने ब्रेक के लिए कहा और क्रू द्वारा क्रिस्टो को अस्पताल ले जाया गया। हैग का कहना है कि शायद जैक ने उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए उसे अपनी पत्नी का उपनाम बताया था लेकिन जैक ने इससे इनकार किया है। लियो ने जैक को सूचित किया कि रेटिंग बढ़ रही है और उसे अपने अगले मेहमान का परिचय कराना चाहिए। शो शुरू होता है और हैग कहता है कि उल्टी क्रिस्टो के कृत्य का हिस्सा है और वह बिल्कुल ठीक है। जैक ने अपने अगले मेहमान जून का परिचय कराया जिसने कन्वर्सेशन विद द डेविल नामक एक नई किताब लिखी है। जैक अपने दर्शकों को जून द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक शैतानी चर्च दिखाया गया है जो अब्रैक्सिस नामक राक्षस की पूजा करता है। चर्च में छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी और एक दिन वहां आग लग गई। चर्च में लिली नाम की एक युवा लड़की को छोड़कर सभी लोग मारे गए हैं। लिली का व्यवहार सामान्य नहीं था और पुलिस ने उसके मामले की जांच के लिए जून से संपर्क किया। लिली के साथ अपनी बातचीत के दौरान जून उसके साथ जुड़ने और उसकी बातचीत के आधार पर अपनी नई किताब लिखने में सक्षम हुई। जून और लिली को दर्शकों के सामने पेश किया गया और हमने देखा कि लिली काफी अजीब व्यवहार कर रही है। लिली जैक को बताती है कि जून उसकी ओर आकर्षित है और कहती है कि उसे उसकी पत्नी के निधन का दुख है। लिली का कहना है कि जैक बहुत जल्द मशहूर होने वाला है और वह कैमरे की तरफ बहुत अजीब तरीके से देखती रहती है। जैक ब्रेक लेता है और जून उसे सूचित करती है कि उन्हें लिली के साथ शो में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसे लगता है कि जैक से मिलने और शो में आने के लिए लिली अप्रत्याशित और पहले से कहीं अधिक उत्साहित हो रही है। जैक ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया क्योंकि इससे उसकी किताब की बिक्री में मदद मिल सकती थी। लियो आता है और जैक को सूचित करता है कि क्रिस्टो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अस्पताल ले जाते समय मर गया है। यह सुनकर जैक हैरान रह गया और उसे लगा कि उल्टी करना उसकी हरकत का हिस्सा है। जैक ने लियो से कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए, खासकर गस को। हैग ने 2 दर्शकों से बात की और उन्हें पता चला कि शो में आने से पहले उनसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए थे। शो फिर से शुरू होता है और जैक सभी को बताता है कि जून एक परमाणुवैज्ञानिक है जो असाधारण गतिविधियों का अध्ययन करती है। जून का कहना है कि वह उन लोगों का अध्ययन करती है जो राक्षसी कब्जे में हैं और लिली उनमें से एक है। जैक दर्शकों को वह सामान दिखाता है जो जून में चर्च से बरामद हुआ था। हैग चाकू से मजाक करने की कोशिश करता है और सारी बातों को नकली और बकवास बताता है। लिली का कहना है कि वह राक्षस को मिस्टर रिगल्स बुलाती है और जून की मदद से उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। अचानक सभी को एक तेज आवाज सुनाई देती है जिससे टेबल पर रखे सारे ग्लास टूट जाते हैं। हैग का कहना है कि यह माइक की गड़बड़ी के कारण कुछ स्थिर शोर था लेकिन लिली का कहना है कि यह रिगल्स था जिसने ऐसा किया था। जैक ने लिली से रिगल्स को शो में आमंत्रित करने के लिए कहा लेकिन जून ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। जैक जून को थोड़े समय के लिए लिली के साथ जादूटोना करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। जैक ने ब्रेक की घोषणा की और गस जैक से बात करने के लिए आया। गस का कहना है कि वह क्रिस्टो के मर जाने के बारे में जानता है और जैक से शो को आगे न बढ़ाने का आग्रह करता है। गस का कहना है कि पहले भी कई अजीब चीजें हो चुकी हैं और क्रू के कई सदस्य डरे हुए हैं। जैक का कहना है कि यह एपिसोड शो और सभी की नौकरियां बचाएगा इसलिए उसे इसे जारी रखना चाहिए। शो फिर से शुरू होता है
और हम देखते हैं कि लिली हथकड़ी लगाकर एक कुर्सी से बंधी हुई है और जून सभी को शांत रहने के लिए कहती है। जून अपना एक्ट शुरू करती है और लिली रिगल्स के वश में हो जाती है, उसका चेहरा और आवाज बदल जाती है। लिली कहती है कि ऊंचे पेड़ों के नीचे मुलाकात के बाद जैक से दोबारा मिलना अच्छा है। जैक का कहना है कि वह लिली से पहली बार मिल रहा है और लिली को इस तरह देखकर हैरान है। लिली का कहना है कि जून और जैक एक साथ सो रहे हैं और इससे जून क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। जून लिली को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन लिली हंसने लगती है और बिजली गुल हो जाती है और उसकी कुर्सी में उड़ जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान है और हैग का कहना है कि जून ने दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए तरकीबें अपनाई हैं। ब्रेक के दौरान जैक जून से कहता है कि उन्हें शो में नियमित बनने की जरूरत है, लेकिन जून मना कर देती है। गस ने हैग को क्रिस्टो की मौत के बारे में सूचित किया, जो इसके बारे में सुनकर चौंक गया। लियो ने जैक को बताया कि एपिसोड ने सभी रेटिंग पार कर ली है और नंबर 1 है, और यह सुनकर जैक बहुत खुश हुआ। ब्रेक के बाद शो फिर से शुरू होता है और जैक लिली से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लिली का कहना है कि वह ठीक है और पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सो रही थी। हैग बीच में आता है और कहता है कि लिली का पूरा कृत्य सम्मोहन के तहत किया गया था और वह उसे गलत साबित कर सकता है। हैग का कहना है कि वह एक छोटा सा अभिनय दिखाएगा और गस को अपना स्वयंसेवक बनने के लिए कहता है। वे दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और स्टूडियो में रोशनी धीमी है। हैग अपना सम्मोहन क्रिया लाता है और सभी को उसकी घड़ी में देखने और आराम करने के लिए कहता है। हैग ने गस से कीड़े के डर के बारे में पूछा और गस को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन से कोई कीड़ा निकल रहा है। अचानक गस के पेट और आंखों से कीड़े निकलने लगते हैं और स्टूडियो में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। हैग कुछ जपता है और अपना कार्य समाप्त करता है और हम देखते हैं कि गस ठीक और स्वस्थ है। जैक और हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और हैग कहता है कि उसने जून जैसा सामूहिक सम्मोहन किया है। जैक ने स्टूडियो से टेप को रिवाइंड करने और देखने के लिए कहा कि वास्तव में क्या हुआ था। जब वे टेप देखते हैं तो यह साबित होता है कि हैग का प्रदर्शन स्टूडियो में हर किसी द्वारा अनुभव किया गया एक मतिभ्रम मात्र था। जैक और अन्य लोगों ने टेप में लिली के हिस्से को भी देखने का फैसला किया कि क्या हुआ था। जब वे टेप बजाते हैं तो सभी चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी हमने देखी थी और लिली वास्तव में आविष्ट दिखती है। जैक टेप को रिवाइंड करने के लिए कहता है और जब वह फुटेज में अपने पीछे मेडेलिन की आत्मा को खड़ा देखता है तो वह भयभीत हो जाता है। हैग ने गुस्से में जैक पर घटनाओं को एक विस्तृत धोखाधड़ी के रूप में आयोजित करने का आरोप लगाया। अचानक लिली कांपने लगती है और जून मदद के लिए पुकारती है और लिली फिर से भूतग्रस्त हो जाती है। लिली खड़ी हो जाती है और ऊपर से बिजली का एक बोल्ट उसके बाएं हाथ से जुड़ जाता है और मॉनिटर से प्रकाश उसके दाहिने हाथ से जुड़ जाता है। उसका सिर बीच से फट जाता है और चमकने लगता है। लिली टेलीकिनेसिस का उपयोग करती है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती है। वह गस का सिर घुमा देती है, जून को लटका देती है और उसकी गर्दन काट देती है और हैग के शरीर को जला देती है। दर्शक स्टूडियो से भाग जाते हैं और लियो जैक को बाहर की ओर खींचता है। जैक को अचानक शो के एक बुरे सपने में ले जाया जाता है और वह अतीत के उन्हीं क्षणों का अनुभव करता है। आगे हम देखते हैं कि अपने शो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय द ग्रोव इसमें शामिल थे। जैक ने द ग्रोव में लिली पर कब्जा करने वाले राक्षस के लिए एक समारोह आयोजित किया था। यह भी पता चला है कि मेडेलिन को कैंसर होने के लिए जैक जिम्मेदार था, जो नाइट ओवल्स की अचानक प्रसिद्धि की कीमत थी। मेडेलिन की आत्मा जैक का सामना करती है और वह उससे विनती करती है वह उसे उसके दुख से बाहर निकाले, क्योंकि कैंसर बहुत अधिक दर्द पैदा कर रहा है। वह शुरू में मना कर देता है, लेकिन अपनी बीमार पत्नी की मदद करना चाहता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। लिली के पुराने पंथ के बली चाकू का उपयोग करके उसने उसे मेडेलिन के शरीर में घोंप दिया। अचानक दृश्य अब खाली पड़े स्टूडियो में बदल जाता है, जहां भयभीत जैक ने लिली को मर दिया है। जैक अपने मृत मेहमानों के शवों के पास खड़ा है और अविश्वास और सदमे में है, क्योंकि दूर से पुलिस के सायरन धीरे धीरे तेज हो रहे हैं।